हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सोशोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम किसी भी एग्ज़ाम में देखें तो इमाइल दुर्खीम के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा जो हम ये एक्सप्लेनेशन जो करेंगे वो हमारे वन डे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल है, जो कि आप एक क्विक रिवीजन देगा आपके लास्ट टर्म प्रिपरेशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम लोग आगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे जो हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं यूजीसी नेट में। सो लेट्स स्टार्ट विथ इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम का जन्म 1858 में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1917 में इन एपिनल, फ्रांस में। इमाइल दुर्खीम was born in 1858 in and died in 1917 इन एपिनल, फ्रांस में। इनकी इम्पोर्टेंट अगर हम डॉक्टरल थीसिस के बारे में चर्चा करें तो इन्होंने इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड सोशल सॉलिडारिटी के विषय में अपनी इम्पोर्टेंट थीसिस दी थी। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड सोशल सॉलिडारिटी, आप इसको एग्जैक्टली ऐसे ही याद करिए। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। इसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने इसको दिया है, आप इसी के अकॉर्डिंग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्रोनोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। आपको बुक्स को क्रोनोलॉजिकल क्रम में अरेंज करना होगा। तो इनकी जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं, द डिवीजन ऑफ लेबर 1893 में, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895 में, और है सुसाइड, ये हुई थी 1897 में, एंड प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन 1903 में। सो लेट्स अगेन रिकॉल इट, द डिवीजन ऑफ लेबर in 1893, the rules of sociological method in 1895, suicide in 1897, and primitive classification in 1903। इन्होंने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में भी डिस्कशन किया है, वो हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला इनका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो था वो था सोशल फैक्ट, और इन्होंने सोशल फैक्ट जो कंसेप्ट था अपनी किताब द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में इसके बारे में इन्होंने चर्चा की थी। हम सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं? सोशल फैक्ट्स हमारे जनरल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और कॉन्स्ट्रेनिंग होते हैं। हम यहाँ पे जो जो भी टर्म्स लिख रहे हैं वो एक एक टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा ही क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो काइंडली आप इन स्लाइड्स को बहुत ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे एक एक टर्म, एक एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। तो सोशल टर्म्स क्या क्या होते हैं? जनरल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, कॉन्स्ट्रेनिंग हो सकते हैं। सोशल फैक्ट्स हमको, ये एक तरीके से एक्ट ऑफ थिंकिंग है, एक्ट ऑफ बिहेविंग है और एक्ट ऑफ बिलीविंग है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सोशल फैक्ट होते हैं ये हमारी सोच को, कि हम किस तरीके से सोचें, किस तरीके से व्यवहार करें और किस तरीके से हम विश्वास करें, इसको मेंटेन करने में, हमारे विचारों को मेंटेन करने में हमारा सहयोग करते हैं। ये हमारे, जैसे कि हम मान लीजिए हमारा धर्म है, धर्म हमको यह सिखाता है कि ये चीज़ हमको इस तरीके से करनी है। हमारा धर्म हमको हमारे व्यवहार को नियंत्रण भी करता है। हमारा धर्म हमको सिखाता है कि हमको यह कार्य नहीं करना है, ये चीज़ गलत है, तो हम वो कार्य नहीं करते, क्योंकि हमारा धर्म हमारे लिए एक बाउंड्री बना देता है। हमको अगर हम उस बाउंड्री के अलग कुछ करते हैं तो वो गलत है। तो हमारा धर्म हमारी सोच को कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे। तो सोशल फैक्ट्स जो होते हैं वो हमको नियंत्रण, हमारे व्यवहार को नियंत्रण करने में, हमारी सोच को नियंत्रण करने में, हमारी जो
किस तरीके से हम व्यवहार करते हैं उसको नियंत्रण करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दो तरीके के सोशल फैक्ट्स होते हैं, नॉर्मल और पैथोलॉजिकल। अगर हम दो सोशोलॉजिकल फैक्ट के बारे में बात करें, दो टाइप के सोशल फैक्ट्स होते हैं, नॉर्मल और पैथोलॉजिकल। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है सॉलिडारिटी। तो दुर्खीम ने सॉलिडारिटी जो कंसेप्ट था, इन्होंने अपनी इम्पॉर्टेंट बुक द डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोसाइटी में इसके बारे में चर्चा की है। सॉलिडारिटी अगर हम डिस्कस करें तो सॉलिडारिटी जो होती है, ही वांट टू नो व्हाट फोर्सेस कंट्रोल एंड गवर्न सोशल लाइफ। ये जानना चाहते थे कि ऐसे कौन से फोर्सेस होते हैं जो हमारी सोशल लाइफ को कंट्रोल करते हैं। तो इन्होंने इसके बारे में जो चर्चा की थी वो अपनी किताब द डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोसाइटी में की थी। समाज में दो तरीके की सॉलिडारिटी के बारे में इन्होंने चर्चा की है, एक होती है मैकेनिकल, एक होती है ऑर्गेनिक। अगर हम मैकेनिकल सॉलिडारिटी की बात करते हैं तो ये बेसिकली गांव में पाई जाती है, जैसे कि रिप्रेसिव लॉ। रिप्रेसिव लॉ का मतलब है कि अगर हम किसी के हाथ पैर तोड़ते हैं तो उसके बदले हाथ पैर तोड़ना, तो ये बेसिकली गांव में पाया जाता है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात करते हैं तो ये शहरों में पाया जाता है। यहाँ पे रेस्टिट्यूटिव लॉ चलता है, जिसका मतलब ये है अगर हम किसी से, मान लीजिए हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमको बाकायदा एक कोर्ट प्रोसीजर से जाना पड़ेगा और उसका हर्जाना देना पड़ेगा। यहाँ पे ये नहीं होता कि हाथ पैर के बदले हाथ पैर, यहाँ आपको एक लॉ के थ्रू आपको हर्जाना देना पड़ेगा। तो ये दो तरीके की सॉलिडारिटी होती है, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक। अब हमने इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सुसाइड। सुसाइड जो है, इन्होंने दो चार तरीके की सुसाइड के बारे में स्टडी किया है। और बेसिकली जब यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सुसाइड होने लगी थी। उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो लोग थे उनके पास काम कम था और सुसाइड ज़्यादा हो रही थी। तो इस टाइम पे चार टाइप की सुसाइड के बारे में दुर्खीम ने डिस्कस किया है। फैटलिस्टिक सुसाइड। फैटलिस्टिक सुसाइड वो होती है जो कि हमारा स्लेव्स लोग करते हैं। जो स्लेव्स होते हैं वो फैटलिस्टिक सुसाइड करते हैं। और जो एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड होती है वो हमारे सोल्जर्स करते हैं। जो जैसे हमारे देश के लिए जब हमारे सोल्जर्स लड़ते हैं तो उस टाइम पे वो अपने देश के लिए कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो अपने देश पे अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। तो ये इस तरीके से एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड होती है। ईगोइस्टिक सुसाइड जो होती है वो तब होती है जब किसी सोसाइटी में जब आपकी सोसाइटी आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाती, तब आपकी ईगोइस्टिक सुसाइड होती है। एनोमिक सुसाइड, ये सुसाइड आपकी तब होती है जब आपकी क्राइसिस आती हैं, जब मान लीजिए खाने के लिए खाना नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, जब इस तरीके की मतलब स्थिति आती है तो लोग एनोमिक सुसाइड करते हैं। सो नेक्स्ट इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था द रिलीजन। इन्होंने अपना रिलीजन जो कंसेप्ट था वो इन्होंने अपना एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ जो किताब है उसमें इसके बारे में चर्चा की थी। इनका कहना था कि रिलीजन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि रिलीजन सिर्फ एक मिस्टिकल और सुपरनैचुरल फिनोमिना तक ही रिलेटेड है। रिलीजन का मतलब होता है उसमें दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बिलीफ और एक होता है रिचुअल। बिलीफ जो होता है वो हमको ये सिखाता है कि क्या चीज़ सेक्रेड है, क्या चीज़ पूजनीय है। जैसे कि हम मंदिर की बात करते हैं, गुरुद्वारे की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं। मंदिर में हमको पता है कि हमको चप्पल पहन के नहीं जाना, मस्जिद में हमको पता है हमको चप्पल पहन के नहीं जाना, गुरुद्वारे में हमको पता है हमको चप्पल पहन के नहीं जाना। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही सेक्रेड है। तो ये सब हमको किससे ज्ञान मिलता है? रिलीजन से मिलता है। अगर हम बहुत सिंपल टर्म में अगर रिलीजन की बात करें तो एक शब्द है टोटम। टोटम जो था, दुर्खीम ने स्टडी किया था ऑस्ट्रेलिया जो देश था, वहाँ के जो लोग थे वो टोटम
जो थे, जैसे ये कोई भी एक टोटम एक जो होता है जो पूजनीय होता है, जैसे कि कोई वृक्ष है, कोई पेड़ है या फिर कोई जानवर है, तो वो हमारे लिए टोटम है, वो हमारे लिए पूजनीय है। अगर हमारे लिए बरगद का वृक्ष है भारत में, तो बरगद हमारे लिए पूजनीय है, लोग उसकी पूजा करते हैं। गाय है, वो हमारे लिए पूजनीय है। तो टोटम कुछ भी हो सकता है। टोटम कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनिमल, इट कैन बी अ प्लांट। इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, हमने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हुए जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, हम उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। What does Durkheim mean when he calls society as sui generis? दुर्खीम का क्या मतलब है जब वो सोसाइटी को sui generis कहते हैं? इसका मतलब है सोसाइटी अपने आप में यूनिक है, रियलिटी ऑफ इट्स ओन। सोसाइटी इज यूनिक, रियलिटी ऑफ इट्स ओन। Arrange the work of Durkheim in chronological order. The division of labor, sociology and philosophy, the rules of sociological method, the elementary form of religious life. इसको अगर हम क्रोनोलॉजी में अरेंज करें तो सबसे पहले आता है द डिवीजन ऑफ लेबर, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, एंड नेक्स्ट है सोशोलॉजी एंड फिलोसफी।